गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में ह्यूमन ब्लड मानव रक्त के बारे में बताने जा रही हूँ और इस क्लास में मैं ब्लड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का डिस्कशन करूँगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मानव रक्त क्या होता है। तो मानव रक्त एक कोलाइड है। मानव रक्त जो है, रक्त जो है, रक्त ब्लड कोलाइड होता है, कोलाइड होता है। कोलाइड इसलिए कहते हैं मानव रक्त को क्योंकि आपको तो रक्त सिर्फ द्रवित अवस्था में लिक्विड फॉर्म में दिखता है, बट इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं, कण होते हैं, जिसके कारण इसको कोलाइड कहा जाता है। आगे मैं इन कंपोनेंट्स जो ब्लड बनता है, किन किन कंपोनेंट्स से, उसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगी। तो कोलाइड का सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि ब्लड बहुत सारे पार्टिकल्स, अणुओं से मिलकर के बना होता है, जो कि हमारी ओपन आईज से नहीं दिखाई देता है। जब ब्लड को हम छन्ना पत्र के द्वारा छानते हैं तो इसके जो कण हैं वो क्या होते हैं, छन्ना पत्र के आर पार हो जाता है, तो इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो इसलिए ब्लड को कोलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। रक्त को संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है क्योंकि जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को संभाल के रखता है, संयोग करके रखता है, जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इसलिए रक्त को संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। रक्त का जो है, रक्त ब्लड का पीएच मान, पीएच वैल्यू 7.4 होता है। आइए समझते हैं पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पीएच मान होता है और पीएच मान 7.4 होता है। इसलिए ब्लड जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो हमारा ब्लड है वो बेस होता है, क्षार होता है, क्षार होता है। क्यों? तो
ये क्षार क्यों होता है? देखिए, ये 0, 7 और ये 1, 4, चूंकि जब किसी भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू होता है, अगर वह 7 से ऊपर होता है, यानी 7.1, 7.2, 7.3, ये आपको 14 तक जाता है, 14 तक, तो 7 से जो ऊपर होता है वह क्या होता है? बेस होता है, यानी क्षार होता है। और जब किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो क्या होता है? एसिड, अम्ल। अम्ल होता है। चलिए, तो इसलिए जब ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, इसलिए ब्लड किस वर्ग में आएगा? क्षार धातु में आएगा। ब्लड को क्षार कहेंगे, ब्लड बेस होता है। तो देखिए, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। होता है जिसे HBV कहते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण हीम नामक इसमें पिगमेंट होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। तो हीम नामक पिगमेंट के कारण इसका ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। और जो ग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो है O2 और CO2 का परिवहन करता है। ठीक है। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है वह मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह मेल में 14 ग्राम और फीमेल में 13 ग्राम, यानी फीमेल में 1 ग्राम कम होता है। हीमोग्लोबिन इसमें लोहा यानी आयरन की मात्रा होता है और हीम नामक पिगमेंट रंजक के कारण ये लाल रंग का होता है, इसका कलर लाल होता है। चूंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन फीमेल में कम होता है, महिलाओं में कम होता है, जिसके कारण महिला में आयरन डेफिशिएंसी होता है, यानी आयरन की कमी होती है। और यही आयरन की कमी के कारण आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Fe से। अगर कहीं भी Fe लिखा हो तो आप समझ जाइए कि आयरन है, लोहा है। तो फीमेल में आयरन की कमी होती है, जिसके कारण मेल के कंपैरिजन फीमेल थोड़ी सी कमजोर होती है। अगर फीमेल को आप जरा सा किसी चीज पे चोट कर दीजिए, यानी फीमेल को अगर आप सपोज उससे फीमेल को अगर आप धक्का देते हैं या उसे कहीं चोट लगती है तो उसको दर्द कम होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल। मेल को कम क्यों? क्योंकि उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा होता है, आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। जब फीमेल में आयरन की मात्रा कम होता है तो फीमेल किससे पीड़ित हो जाती है? एनीमिया से। और फीमेल को, उस औरत को एनीमिक बोला जाता है। और उसके लिए फीमेल को आयरन, B12, प्रोटीन और फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती है ताकि उसका जो आयरन लेवल है वो शरीर में बढ़ा रहे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गांव घर में, हमारे शहर में जो डॉक्टर्स होते हैं फीमेल को
वो लिख देता है डेक्सोरेंज। आप डेक्सोरेंज की बोतल पे गौर से देखना, उसमें लिखा होगा B6, B12, इस तरह से ढेर सारे विटामिन होगा। वो किस लिए दिया जाता है फीमेल को? जो उसकी आयरन डेफिशिएंसी है, जो आयरन की कमी है, उसको जो है दूर करने के लिए, आयरन लेवल को जो है एक सामान्य लेवल पे लाने के लिए, आयरन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, आपको जो है ये स्क्रीन से शॉट जो है आप ले लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में सहयोग मिलेगा। और एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कहीं ये पूछा गया है और भी पूछे जाने की संभावना है कि रक्त क्या होता है, तो कोलाइड होता है। रक्त कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म, रक्त बेस में आता है या एसिड में आता है, यानी रक्त क्षार है या अम्ल है तो क्षार है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो O2 और CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। चलिए देखते हैं, जो मानव रक्त है इसके जो है कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो ब्लड है, रक्त है, ये जो है तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं ब्लड को। इसको डिवाइड करते हैं 2 भाग में, तो 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से भाग हैं देखते हैं। ब्लड, रक्त, ये क्या है? जो ब्लड जो है, जो लिक्विड दिखता है, ये मेनली 4 कंपोनेंट से बना होता है। कितने कंपोनेंट्स? 4 कंपोनेंट्स। देखिए वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये जो है प्लाज्मा, प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। और क्या? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट, जो प्लाज्मा है, जो पूरा ब्लड है, तो पूरे ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है। कहीं कहीं पर 55% भी दिया रहता है। तो जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पार्ट है, यानी लिक्विड फॉर्म में ब्लड है। तो जो ये प्लाज्मा है ये ब्लड का कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट है। ये लिक्विड पार्ट है। और ये जो है, इस तीनों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिला करके आप को रुधिराणु बोला जाता है। रुधिराणु, रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट हुआ, और आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये रुधिराणु, तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स। अब देखते हैं, अब बायोलॉजिकल नेम देखिए। जो आरबीसी होता है इसका बायोलॉजिकल नेम, यानी बायोलॉजी में इसका क्या नाम होता है साइंटिफिक, इसका बायोलॉजिकल नेम जो होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम इसका ल्यूकोसाइट होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है इसका बायोलॉजिकल नेम थ्रोम्बोसाइट होता है। ओके, अब देखिए जो प्लाज्मा
60% होता है, जो पूरे ब्लड है, फुल ब्लड है, वो 60% प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। और ये जो तीनों है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों मिलाकर के यानी रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स, ये आपको 40% होता है। कितना होता है? 40%। और कहीं कहीं पे 40 to 45% भी दिया जाता है। इस 60% में आपको 90% जो है, इस 60% में 90% आपको वाटर होता है, जल होता है, और 7% प्रोटीन होता है, और कुछ मात्रा में ग्लूकोज वगैरह होता है। तो देखिए, आपको बस इस डेटा को याद रखना है कि ब्लड का जो है कंपोनेंट्स में मेनली कितना होता है? 4 कंपोनेंट्स होता है। वो कौन कौन? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो प्लाज्मा होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट्स होता है, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों को मिलाकर के रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। और एग्जाम में आया था कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, यानी तो अगर आपको पूछा जाए कि ये ब्लड, इस ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा गया था कि रुधिराणु में, ब्लड कॉर्पसेल्स में, रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? तो रुधिराणु में सबसे ज्यादा आरबीसी की मात्रा होता है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर पूरे सिर्फ ब्लड बोले, रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा की होती है, जो कि 60% होता है। और अगर रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो वो आरबीसी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये जो हमारा प्लाज्मा है, 90% जल, 77% प्रोटीन और अन्य कुछ भाग अन्य, ये जो आपको प्लाज्मा है, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण ब्लड जो है, वो ब्लड का क्लॉटिंग बनता है, यानी ब्लड का थक्का बनता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको कट लग जाता है, या आप वेजिटेबल्स काट रहे होते हैं, तो बाय मिस्टेक आपको कट लग जाता है, वहां से ब्लड का फ्लो होता है। जब आप उसको थोड़ी देर के लिए दबा देते हैं, तो उसका जो मुंह है, उस पे जो है ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण ब्लड का बहना, रक्त का बहना, खून का बहना बंद हो जाता है। तो क्यों बंद होता है? तो इस प्रोटीन के कारण, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण। अब ध्यान से समझिए, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो ब्लड, ये प्लाज्मा जो है हल्का पीला कलर का हो जाता है, जिसे सीरम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। जब इसको निकाल दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सीरम। और जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो जब डायग्नोसिस करते हैं, बीमारी का जांच करते हैं, तो वो इसी सीरम का इस्तेमाल करते हैं, और इसी से वो जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आइए आरबीसी। आरबीसी, जो ब्लड में आरबीसी की जो मात्रा होता है, रुधिराणु, ये आपको कितना होता है? तो 50 लाख, इसका मात्रा 50 लाख, यानी 5 मिलियन। ओके,
50 लाख आरबीसी का मात्रा होता है। और आरबीसी का अभी जो इसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है? तो आरबीसी का ये जो संख्या है, संख्या 50 लाख, और आरबीसी का जो आकार होता है, शेप होता है, वो क्या होता है? उभयतल, जिसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। 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 आप लोग एल्पेनलीबे टॉफी खाया होगा, तो वो गोल होता है। तो कॉनकेव, उभयतल या गोल, यानी गोल। तो वो एल्पेनलीबे आपने देखा होगा कि इस टाइप का होता है। ये चॉकलेट गोल होता है और बीच का जो पार्ट होता है, इस टॉफी के बीच का पार्ट धंसा हुआ होता है। तो जस्ट लाइक सेम एल्पेनलीबे टॉफी की तरह ब्लड आरबीसी का आकार होता है। और होता कैसा? रेड। क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें हीम नामक पिगमेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है। और इरिथ्रो का मतलब भी रेड होता है। ठीक है, देखिए आकार हो गया। अब ये आरबीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी? तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? तो आरबीसी क्या करता है? तो पूरे बॉडी में O2 और CO2 का परिवहन करता है। कहाँ से? तो O2 को, ये जो है हमारा जो लंग्स है, यहाँ पर जो वायु होता है, वायु कोष्ठ, वहां से ये O2 को लेकर के पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसको अशुद्ध हवा भी बोलते हैं, वो लेकर के और वापस फेफड़े को देते हैं, फिर हम उसको बाहर निकालते हैं। तो मेनली इसका क्या काम हुआ? O2 और CO2 को परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ओके, चलिए संख्या, आकार। अब यहाँ पर जो आरबीसी का जो लेवल होता है, अगर आरबीसी की संख्या आपके शरीर में कम हो जाता है, तो आप जो है लेजी फील करते हैं, आपको आलस्य आता है, आपको कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा मोटी हो गई हूँ, शरीर भारी भारी सा लगता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? आरबीसी की वजह से होता है। और आपको तुरंत आरबीसी का चेक कराना चाहिए, आरबीसी काउंट कराना चाहिए। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? तो ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है। तो ल्यूकोसाइट ब्लड में जब डब्ल्यूसी की मात्रा अधिक या कम हो जाती है एक लेवल से, स्तर से, तो ल्यूकेमिया, जिसे रक्त कैंसर बोला जाता है, तो ल्यूकेमिया हो जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी का भी पार्ट है, जिसको मैं हल्का सा एक झलक आपको दिखला देती हूँ। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। देखिए डब्ल्यूबीसी को पार्ट वाइज में बांटते हैं, इस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे होल तो डब्ल्यूबीसी, और आपको हमेशा याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है हमारी इम्यून सिस्टम को नियमित रखता है, रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे शरीर का, जो रोग से लड़ता है, उसको ये बूस्टअप करके रखता है। ओके, देखिए ये डब्ल्यूबीसी जो है, ग्रेनुलोसाइट, 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 और सेकेंड जो है एग्रेनुलोसाइट। एग्रोनोस, जो ग्रेनुलोसाइट होता है, इसमें आपको क्या क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स,
न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इयोसिनोफिल्स, और थर्ड जो है बेसोफिल्स। बेसोफिल और जो है ये एग्रेनुलोसाइट जो होता है इसमें इसका दो पार्ट है। कौन कौन? तो लिम्फोसाइट, क्या है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और दूसरा मोनोसाइट। ओके, देखिए आपको थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट लगता होगा, बट आपको इस नाम को इसी फॉर्म में याद रखना होगा। और जब आप याद रखेंगे इसी फॉर्म में, तो कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें ये सब की मात्रा दी हुई होती है। तो अगर आपको ये ध्यान में रहता है तो आपको दैनिक जीवन में भी जो है किसी प्रकार की समस्या, जो डॉक्टर की जो टेस्ट होता है उसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इन नामों को ध्यान में रखिएगा। देखिए जो बी लिम्फोसाइट है, जो लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट में जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी का काम करता है। किस चीज का काम करता है? एंटीबॉडी, यानी प्रतिपिंड। एंटीबॉडी मीन्स प्रतिपिंड। ये क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी पदार्थ का प्रवेश होता है तो इसको सबसे पहले मालूम हो जाता है। यही क्यूरियस होता है, यही चौकीदारी का काम करता है। चौकीदार यही होता है, जब इसके क्षेत्र में कोई भी बाहरी पदार्थ का जो आगमन होता है तो ये जो है उत्तेजित हो जाता है और सबसे पहला इंफॉर्मेशन यही देता है अन्य सेल्स को। तो देखिए ये जो बी लिम्फोसाइट है, जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि जो रोग के जीवाणु है उसका अटैक अगर बॉडी में होता है तो इसको इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलता है। और ये अपनी इंफॉर्मेशन को जो और भी सेल्स है उसको जो है यह इंफॉर्मेशन देता है, यानी उसका जो संचार करता है। तो फिर मोनोसाइट जो है यह उत्तेजित हो जाता है और वो जो आपके शरीर में अटैक होता है ये बैक्टीरिया का, वायरस का, तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से लड़ता है। यानी जो लिम्फोसाइट बी है वो एंटीबॉडी का काम करता है, यानी जो बैक्टीरिया शरीर में अटैक करता है तो यह उसका इंफॉर्मेशन देता है, चौकीदार है। और मोनोसाइट उससे लड़ता है और लड़ करके उसको परास्त करता है, पराजित करता है, मार देता है। और जो डेड बॉडी होती है उसको ये जो है न्यूट्रोफिल्स ये क्या करता है? निगल जाता है, भक्षण कर जाता है। एन से न्यूट्रोफिल्स, एन से निगलना। मेनली ये जो आपको तीन ही है जो डब्ल्यूबीसी में जो पार्ट है उसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मेनली इसका जो वर्क है। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर में वायरस, बैक्टीरिया आदि से हमारे शरीर को रक्षा करता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और किसी भी बाहरी पदार्थ से लड़ने के लिए मुझे ताकत प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को मजबूत रखने के लिए आपको जो है
फल, हरी शाक सब्जी, विटामिन मिनरल्स, ये सब लेते रहना चाहिए ताकि आप मजबूत रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग रहेगा। तब आप किसी भी अटैक से अपने आप को या किसी भी रोग से अपने आप को बचा पाएंगे। देखिए, इयोसिनोफिल्स पैरासाइटिक अटैक होता है, परजीवी का अटैक होता है। तो यहाँ पर इयोसिनोफिल्स उसको क्या करता है, मार देता है, खत्म कर देता है। तो पैरासाइटिक अटैक क्या होता है, पैरासाइटिक क्या होता है, पैरासाइट होता है परजीवी जो क्या होता है कि दूसरे के शरीर पे पलता है। ठीक है, जैसे कभी कभी आपने कुत्तों में देखा होगा कि उसके शरीर पर कुछ छोटे छोटे ये आपको कीड़े टाइप के, बैक्टीरिया टाइप के दिखते हैं। तो जो जिसको देसी भाषा में मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो क्या होता है कि वो उसके ब्लड को चूस करके उस पे रहते हैं। परजीवी यानी दूसरे पे जीवित रहते हैं, अपना कुछ नहीं करते हैं, वही पैरासाइट होता है। कभी कभी कहते हैं ना कि ये मेरे पीछे पैरासाइट बन के लग गया, हमेशा खून चूसते रहता है। यानी कोई आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो उसको बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि ये पैरासाइट की तरह कर रहा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आइए, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में मैंने बता दिया, डब्ल्यूसी के बारे में। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोस है, थ्रोम्बो का मतलब थक्का बनना होता है, और इसमें थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जिसके कारण ब्लड प्लेटलेट्स जो है मेनली ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। ये सॉरी, ब्लड को जो जो ब्लड का जो थक्का जमता है उसमें ये मदद करता है ब्लड प्लेटलेट्स। और जब ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो शक्तिहीन आपको अपने आप को महसूस होता है। आपको डेंगू के बारे में आपने सुना होगा, जब डेंगू बुखार होता है, डेंगू ज्वर होता है, तो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। यूं कहे तो ब्लड प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2 लाख होता है। कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख। और ये जो है डब्ल्यूबीसी, इसकी संख्या कितना होता है, 10,000। और आरबीसी का तो मैं अभी बताई थी 5 लाख होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 4 डेज होता है, 2 to 4 डेज। और ये आपको ब्लड प्लेटलेट से इसका जो लाइफ होता है वो कितना होता है, 3 to 5 डेज। इसका लाइफ 3 to 5 डेज। अब देखिए, एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो उसका निर्माण कहाँ होता है। तो जो आरबीसी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ले लिए, चलिए। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो आरबीसी होता है इसका निर्माण होता है कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। ये जो बोन मैरो है, ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो, आरबीसी। तो बोन मैरो जो कहाँ होता है, आप चिकन खाते होंगे, तो चिकन का जो लेग पीस होता है, ऊपर का पार्ट आप जब खा लेते हैं तो आप लेग पीस के अंदर जो खोखला पार्ट होता है, जो इस तरह का लेग पीस होता है, ऊपर का पार्ट आप खा लेते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो रेड जो है वो पदार्थ दिखाई देता है। तो उसी में जो है ये वही यह अस्थि मज्जा है, और वहीं पर उसी को बोन मैरो कहा जाता है, और वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। जब डेड होता है, क्योंकि इसका लाइफ 20 से 120 दिन होता है, तो जब ये डेड होगा तो निर्माण भी तो होगा, तभी तो हमारे पूरी बॉडी में हमेशा सर्कुलेट होते रहेगा, ताकि जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है सामान्य बना रहे। तो इसका आरबीसी का निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है। और जब यह
डेड हो जाता है तो कहाँ डेड होता है, स्प्लीन में। कहाँ डेड होता है, इसकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु निर्माण इसका कहाँ होता है, बोन मैरो में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसका मृत्यु जो होता है स्प्लीन में होता है। स्प्लीन जिसे कि प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली, ठीक है, यहाँ पर इसकी मृत्यु होती है। प्लीहा स्प्लीन कहाँ होता है, जो हमारा जो आमाशय है वहीं पर ये स्प्लीन स्टमक में जो है स्प्लीन होता है उसके पास। और आरबीसी की मृत्यु चूंकि स्प्लीन में होती है, तिल्ली में होती है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, इसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है। और स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड जमा रहता है, यानी यहाँ पर न्यू ब्लड यानी ब्लड का निर्माण होता है, और जो डेड ओल्ड या डेड ब्लड सेल्स है उसको ये सफाया करता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए इसको स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। और ब्लड जमा होता है इसलिए स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण देखिए, ये आपको बोन मैरो, जैसे इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, तो डब्ल्यूबीसी का भी जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, निर्माण बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। और बोन मैरो में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और अभी मैं बताई थी अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो इसका निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और थाइमस ग्लैंड्स में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। और कभी कभी समटाइम्स इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में भी होता है। यकृत यानी लीवर और स्प्लीन, यकृत यानी लीवर एंड स्प्लीन, प्लीहा में भी होता है। और इसका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में, लेकिन बोन मैरो के अलावा भी इसका निर्माण होता है लिम्फ नोड में, थाइमस ग्लैंड में, यकृत यानी लीवर और स्प्लीन में। और इसका जो है बोन मैरो में होता है, प्लेटलेट्स का। अब देखिए ये जो लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर में जो है गांठ होता है, जैसे अंडर आर्म्स में गांठ हो गया, कमर में गांठ हो गया, है ना, चेस्ट में गांठ हो गया, जिसको कि लिम्फ ग्लैंड भी कहा जाता है। तो वहां पर जो है ये लिम्फ नोड में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड में भी होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, तो जो हमारा दोनों जो हमारा जो चेस्ट है, दोनों लंग्स के बीच में जो चेस्ट होता है वहीं पर थाइमस ग्लैंड होता है। या यूं कह ले कि हमारे जो ये आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के पीछे की जो वो ब्रेस्ट के पीछे जो है इसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। तो बस आपको डब्ल्यूबीसी का ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड, थाइमस ग्लैंड और कभी कभी लीवर यानी यकृत और स्प्लीन में होता है। और इसका निर्माण क्या होता है, बोन मैरो में। अब जैसे आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन और प्लीहा में होता है, इसलिए स्प्लीन और प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी, ये कब्र कहा जाता है आरबीसी का।
और चूंकि ब्लड भी यहाँ पर जमा रहता है इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जो मौत होता है वो ब्लड में ही हो जाता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड में ही हो जाता है, रक्त में ही हो जाता है, ब्लड में। ठीक है। और ये जो बोन मैरो है इसकी भी मृत्यु भ्रूण एस्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? एस्प्लीन में, यानी प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। देखिए, जब भ्रूण अवस्था में, यानी जब जो शिशु होता है, चाइल्ड होता है, जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको एम्ब्रॉयो कहते हैं, जो यानी अविकसित होता है। ठीक है। तो भ्रूण अवस्था में और विकसित अवस्था में ये जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो स्प्लीन और प्लीहा में होता है। यूं लिख ले, एम्ब्रॉयो, भ्रूण, भ्रूण भ्रूण में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन, प्लीहा या लीवर में होता है। यकृत, स्प्लीन या लीवर में होता है। ठीक है। आपको याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण बोन मैरो। लेकिन जो भ्रूण होता है और विकसित बच्चे होते हैं, ठीक है, उसका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो स्प्लीन और लीवर में, यानी प्लीहा और यकृत में होता है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा, बीपी के बारे में सुना होगा। तो बीपी क्या होता है? तो देखिए, बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हो? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, तो ये जो है बीपी ब्लड प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर यानी दबाव, तो ये ब्लड प्रेशर किसके अगेंस्ट होता है? किसी के अगेंस्ट है ना दबाव होता है। तो जो हमारा आर्टरी है, धमनी है, जिसको नब्ज भी बोलते हैं, उसमें जब ब्लड का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, तो जो जिस फोर्स के साथ, जिस बल के साथ आर्टरी के, नब्ज के दीवार पे, वॉल पे जो प्रेशर लगता है, दबाव लगता है, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। जब आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाता है या फिर कभी कभी किसी को चोट लग जाता है, चोट लगने पर क्या होता है कि उसका जो अंदर का आर्टरी जहां से ब्लड फ्लो करता है वो नली जब बंद हो जाता है तो यही ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, वहां पर रुक जाता है। और कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो जिसके कारण क्या होता है कि वो फट जाता है। फटने के कारण क्या हो जाता है? स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, मनुष्य का जो जो मानव है उसका जब हमारा एक नॉर्मल जब हम नापते हैं ब्लड प्रेशर को, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/80। ये 120 क्या है? ये 120 सिस्टोलिक है और 80 ये 120 जो है सिस्टोलिक है और ये जो है डायस्टोलिक है। तो ये 120 यानी ब्लड जो है 120 की गति से जाता है, फ्लो करता है और वापस जो आता है वो 180। और इसको मापा किस में जाता है? mmg, mmHg, किसमें? mmHg, मिलीमीटर जो है ऑफ मरकरी। ठीक है। तो जब मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये जब ज्यादा हो जाता है, ज्यादा कितना होता है? तो जब ये मान लीजिए कि 145 और 190, ठीक है, इस तरह से अगर हो जाता है और तो क्या होता है कि अटैक की संभावना होती है।
मान लीजिए 120 है, किसी का ब्लड 140/90 हो गया, किसी का 180/120 हो गया, तो वो आपको हाइपरटेंशन की स्थिति हो जाती है। और जब जब नहीं लंबे समय तक हाई बीपी का इलाज नहीं होता है तो वो हाइपरटेंशन का रूप ले लेता है, जिसे हृदय रोग कहा जाता है। और जब उससे भी ज्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको सीवर कंडीशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो है नसें फट जाती है, जिससे जो है अटैक आता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम्स में ब्लड ग्रुप से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं पूरे अच्छे से आपको ब्लड ग्रुप कराऊंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरी पढ़ाई समझ में आती है, तो आप जो है मुझे हिम्मत दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक तक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट्स मिल सके और मैं जो है अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करते हुए आपके लिए मेहनत करूं और आपके लिए एक ट्रिकी वे में और एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आऊं और उसको आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकूं। थैंक यू सो मच।